हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर मैग्नेटिक सर्किट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं थ्योरी पहले समझा चुकी हूं। उसके बाद मैंने सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाए और आज मैं आपको पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रही हूं। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द मैग्नेटिक सर्किट shown is made of material having relative permeability of 2000। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है जिससे ये मैग्नेटिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 2000 है। द सेंट्रल लिम्ब इज वाउंड विथ 1000 टर्न्स। ये जो सेंट्रल लिम्ब है इस पर 1000 टर्न्स की एक कॉइल लपेटी हुई है एंड हैज एन एयर गैप ऑफ लेंथ ऑफ 2 mm। ये वाला जो एयर गैप है ये 2 mm का है। द साइड लिम्ब एयर गैप इज 8 mm। मतलब ये वाला जो साइड लिम्ब, लेफ्ट साइड की लिम्ब का जो एयर गैप है वो 8 mm का है। कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड टू सेट अप अ फ्लक्स ऑफ 2.6 मिलीवेबर्स इन द सेंट्रल लिम्ब। अब यहाँ सेंट्रल लिम्ब में आपको कितने फ्लक्स की रिक्वायरमेंट है? 2.6 मिलीवेबर्स की। तो इसके लिए इस वाइंडिंग से कितना करंट बहना चाहिए वो फाइंड करना है। मीन लेंथ ऑफ द वेरियस सेक्शंस आर एज फॉलोज। यहाँ पर मीन लेंथ ए टू बी आपको 24 सेंटीमीटर दे दी है। ए सी डी बी आपको कितना 60 सेंटीमीटर दी है। साथ में ए एफ जी एच ई बी ये भी आपको 60 सेंटीमीटर दे दिया है। और क्रॉस सेक्शन जो है इसका वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर फ्रिंजिंग अवॉइड की हुई है, तभी फ्लक्स जब मटेरियल टू एयर गैप जाएगा तब यहाँ पर फ्रिंजिंग नहीं होगी, तो एयर गैप का एरिया बढ़ा हुआ प्रोवाइडेड नहीं है, तो हम मानकर चल रहे हैं कि फ्रिंजिंग निग्लेक्टेड है। अब जो जो गिवन था वो पूरा लिस्ट आउट कर लिया है यहाँ पर। रिलेटिव परमिएबिलिटी, नंबर ऑफ टर्न्स, एयर गैप की लेंथ सेंट्रल लिम्ब पर 2 mm है, LG2 मतलब साइड लिम्ब का जो है वो 8 mm है, फाई सी मतलब सेंट्रल लिम्ब का जो फ्लक्स है वो 2.6 मिली वेबर्स है। उसको वेबर्स में कर लिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी जो है वो ए बी सी डी नहीं कहना चाहिए, ए सी डी बी है। ये ए सी डी बी जो है वो आपको 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और साथ में ए एफ जी एच ई बी जो है ये भी आपका कितना है? 60 सेंटीमीटर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। फ्रिंजिंग निग्लेक्टेड है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस सर्किट का हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ये वाला बना ले रहे हैं। सेंट्रल लिम्ब पर हमें एमएमएफ प्रोड्यूस करने वाली वाइंडिंग है, तो वो ये बैटरी के थ्रू शो कर रहे हैं। और ये बैटरी की वजह से कितना ड्राइविंग फोर्स लग रहा है? N×I, जिसको हम एमएमएफ कहते हैं। जो सेंट्रल लिम्ब का आयरन मटेरियल है उसकी वजह से जो रिलक्टेंस ऑफर हो रहा है वो RC1 है सेंट्रल लिम्ब के पाथ पर। एयर गैप की वजह से जितना रिलक्टेंस ऑफर हो रहा है वो RG1 है। और ये जो फ्लक्स जो इस एमएमएफ जनरेटर से प्रोड्यूस होगा, ये फ्लक्स कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। दोनों रास्तों की जो लेंथ है वो 60-60 सेंटीमीटर है, पर इधर जाने वाला फ्लक्स और इधर जाने वाला फ्लक्स अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन देयर रिलक्टेंसेस। लेफ्ट साइड की लिम्ब में एक 8 mm का एयर गैप है और मैग्नेटिक मटेरियल है, तो एयर गैप की वजह से कितना रिलक्टेंस ऑफर हो रहा है? RG2। मैग्नेटिक मटेरियल कितना रिलक्टेंस ऑफर कर रहा है? RC2। और राइट साइड का जो लिम्ब है उसका रिलक्टेंस RC3 है। अब हम इस पूरे सर्किट को रिड्यूस कर ले रहे हैं सर्किट रिडक्शन से। तो RC3 और पहले तो इन दोनों का हम सीरीज का एडिशन करेंगे, तो इस पाथ पे टोटल रिलक्टेंस हमें RG2 प्लस RC2 मिलेगा। और RG2 और RC2 पैरेलल में हो रहा है RC3 के साथ, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन R11 या R पैरेलल ऐसा नाम दिया है। और सेंट्रल लिम्ब पर जो हमें एमएमएफ जनरेटर के साथ जो हमें टोटल रिलक्टेंस है RG1 प्लस RC1, उसको मैं R1 बोल रही हूँ। तो इस तरीके से ये सारी क्वांटिटीज यहाँ पर भी कैलकुलेट की हुई है। फाइनली जब इसको और रिड्यूस करेंगे तो एमएमएफ जनरेटर है और साथ में R1 और R पैरेलल का इक्विवेलेंट जो टोटल सम आ रहा है वो R इक्विवेलेंट है, ऐसा करके इस रिलक्टेंस का नाम दिया है। और फिर फ्लक्स हम पता कर लेंगे, जो पता नहीं मतलब फ्लक्स हमें दिया हुआ है, तो एमएमएफ इक्वल टू फाइंड टू R इक्विवेलेंट करके मैं अपनी रिक्वायर्ड चीजें फाइंड आउट कर लूंगी।
तो चलिए Rg1 मतलब मैं इसे पता कर लेती हूँ, तो वो होगा लेंथ ऑफ एयर गैप डिवाइडेड बाय एयर गैप की परमिएबिलिटी और क्रॉस सेक्शन ऑफ द एयर गैप। तो लेंथ ऑफ द एयर गैप 2 इंटू 10⁻³ मीटर्स है। आपकी जो म्यू जीरो है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है, और AC जो है क्रॉस सेक्शन वो 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, हमने इसको मीटर स्क्वायर में बदल लिया। पूरा जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 15.9 इंटू 10⁵ वेबर्स पर मीटर वेबर्स पर एम्पियर टर्न्स मिलेगा हमें। इसी तरीके से सेंट्रल लिम्ब का जो हमें आयरन मटेरियल की वजह से रिलक्टेंस मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आयरन मटेरियल की लेंथ कितनी है। तो A टू B जो मीन लेंथ दी हुई है इस पाथ की, उसमें एयर गैप भी आ रहा है 2 mm का। तो इस 24 सेंटीमीटर में से 2 mm मुझे घटाना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 24 माइनस 2 mm मतलब 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 10⁻⁻1 ऐसा करके ये सेंटीमीटर में ले ली लेंथ, इंटू 10⁻⁻2 करके मीटर में कर ली। डिनोमिनेटर में अब आयरन मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी भी आ गई, और आपकी फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी भी, क्योंकि ये दोनों इनके मल्टीप्लिकेशन से ही आयरन मटेरियल की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बनेगी, जो कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2000 है। अब फ्रिंजिंग जैसे यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁴ लिया था, फ्रिंजिंग निगलेक्टेड थी, तो यहाँ पर भी आपका क्रॉस सेक्शन एरिया आयरन का 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आएगा। पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं तो इतनी क्वांटिटी में आपको रिलक्टेंस मिल रहा है सेंट्रल लिम्ब के आयरन या मैग्नेटिक मटेरियल का वेबर्स पर एम्पियर टर्न्स में। अब मैं लेफ्ट साइड की लिम्ब का एयर गैप की वजह से रिलक्टेंस Rg2 पता कर लेती हूँ। तो Lg2 डिवाइडेड बाय म्यू जीरो AC होगा। Lg2 8 इंटू 10⁻³ मीटर्स है। डिनोमिनेटर में म्यू जीरो रखा, क्रॉस सेक्शन रखा, मीटर्स में सब SI यूनिट्स में, तो टोटल हमें 63.6 इंटू 10⁵ वेबर्स पर एम्पियर टर्न्स मिल गया। Rc2 भी पता कर लेते हैं। तो अब Rc2 में यहाँ पर मुझे A F ई बी पूरा पाथ ये दिया हुआ है आपको 60 सेंटीमीटर, और इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट कर देते 8 mm, तब आपको एक्चुअल आयरन मटेरियल की मीन लेंथ मिलेगी। इसलिए मुझे 60 में से 8 mm सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब इस पाथ के मैग्नेटिक मटेरियल का रिलक्टेंस पता चलेगा। तो 60 माइनस 0.8 कर रहे हैं हम, और उसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर दे रहे। डिवीजन में वही म्यू जीरो म्यू आर, मतलब ये पूरी क्वांटिटीज मैथमेटिकली सब्सटीट्यूट करेंगे, क्रॉस सेक्शन की क्वांटिटी सब्सटीट्यूट करेंगे, तो मुझे 2.35 इंटू 10⁵ वेबर्स पर एम्पियर टर्न्स मिल रहा है। इसी तरीके से Rc3 जो है वो आपको राइट साइड का जो आयरन मटेरियल है उसका रिलक्टेंस है। तो राइट साइड का जो है, यहाँ पे कोई एयर गैप नहीं है, तो पूरी की पूरी लेंथ में 16 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स ले लूंगी, और डिनोमिनेटर में म्यू जीरो म्यू आर AC एज इट इज सब्सटीट्यूट करूंगी, क्योंकि सब में डिनोमिनेटर लगभग कॉमन है आयरन मटेरियल के लिए। तो वो हो जाएगा 2.386 इंटू 10⁵ वेबर्स पर एम्पियर टर्न्स। अब मिडिल ब्रांच का मुझे रिलक्टेंस चाहिए, तो वो मिलेगा मुझे Rc1 प्लस Rg1 करके। तो ये टोटल Rg1 की वैल्यू और Rc1 की वैल्यू रख रहे हैं, तो टोटल 16.846 इंटू 10⁵ वेबर्स पर एम्पियर टर्न्स ये मिल रहा है। अब लेफ्ट साइड की ब्रांच का अगर मुझे टोटल रिलक्टेंस चाहिए, तो इन दोनों Rg2 और Rc2 का एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में वो किया, तो टोटल मुझे रिलक्टेंस 65.95 इंटू 10⁵ वेबर्स पर एम्पियर टर्न्स मिल रहा है। और Rc3 में मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, वो ऑलरेडी मेरे पास है। तो अब टोटल हम सबसे पहले Rc3 और Rg2 प्लस Rc2 मतलब R2 और Rc3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल ले रहे हैं, जो कि R11 होगा। तो R11 होगा R2 इंटू Rc3 अपन R2 प्लस Rc3, ऐसे करके सारी क्वांटिटीज हम यहाँ पर रख रहे हैं। 2.386 इंटू 10⁵ और 65.95 इंटू 10⁵ वेबर्स पर एम्पियर टर्न्स। तो उससे मुझे टोटल जो रिलक्टेंस मिल रहा है R11 दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से, वो 2.302 इंटू 10⁵ वेबर्स पर एम्पियर टर्न्स मिल रहा है।
अब फाइनल आर इक्विवेलेंट निकालना है तो वो R1 और R11 का एडिशन होगा, नॉट द पैरेलल एडिशन होगा। तो R1 प्लस R11 का एडिशन कर रहे हैं हम, तो 16.846 R1 की वैल्यू ये थी इंटू 10 टू द पावर 5, और R11 की पैरेलल कॉम्बिनेशन की 2.302 इंटू 10 टू द पावर 5 वेबर्स पर एम्पियर टर्न्स। तो फाइनली मुझे जो टोटल इक्विवेलेंट मिला है पूरे पैरेलल सर्किट का रिलक्टेंस का इक्विवेलेंट वो 19.148 इंटू 10 टू द पावर 5 वेबर्स पर एम्पियर टर्न्स मिला है। अब हम एमएमएफ का मतलब सिंपल अपना फॉर्मूला एमएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, और एमएमएफ हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट होता है। नंबर ऑफ टर्न्स 1000 देके रखे, करंट हमको फाइंड करना है, मतलब आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5C आर इक्वालेंट अपॉन एन करके। तो 5C की वैल्यू 2.6 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर्स, आर इक्वालेंट हो जाएगा 19.148 इंटू 10 टू द पावर 5 वेबर्स पर एम्पियर टर्न्स, और डिनोमिनेटर में 2000 टर्न्स ऐसे करके। तो ये टोटल आपको एम्पियर्स 4.978 एम्पियर्स मिला। तो इस तरीके से बेटा पैरेलल सर्किट वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लगभग इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं। फ्रिंजिंग कंसिडर होगी तो वहां पे एयर गैप का एरिया बढ़ा हुआ आपको क्वांटिटी दिया जाएगा। अदरवाइज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस में तो फ्रिंजिंग जनरली कैंसिल मतलब निग्लेक्ट ही कर दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बेटा मेरे वीडियो शेयर करिए, ताकि सारी पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कम्युनिटी जो है, जिनको लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स है या वैसे कॉन्सेप्ट्स उन तक पहुंच नहीं पा रहे, तो प्लीज़ सबको सपोर्ट करिए। क्योंकि मैं अक्सर बोलती हूँ मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज प्रॉपर शेयर ना होने की वजह से मुझे बड़ी टीस है इस चीज़ की कि बच्चों को एक्चुअल कंसेप्ट नहीं मिल पाते हैं और समझ में ही नहीं आते फिर उसके बाद के आगे के टॉपिक्स। तो प्लीज़ पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कम्युनिटी में एक दूसरे को सपोर्ट करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।